हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम जो 5 रूल्स है होते हैं हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, तो जो 5 रूल्स थे उन 5 रूल्स को हमने कंप्लीट कर लिया है कि गिवन पर्टिकुलर जो हमारा फंक्शन है उनके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारे रूल्स को समराइज भी करा दिया था, और जो हमारा 5th रूल था उसका वर्किंग रूल मतलब हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं, और हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। देखो, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। आज हम जनरल मेथड फाइंड आउट करना जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में देखो हमने जो 5 रूल कंप्लीट किए हैं वो हमने देखा कि के लिए अप्लाई हो सकता था। जैसे मान लो हमारा फर्स्ट रूल क्या बोलता था, उसमें हमारा फर्स्ट रूल बोलता था कि 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते थे, डी को ए से रिप्लेस कर देते थे, है ना। मतलब डी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही हमारा साइन एक्स कोस एक्स आ जाए तो उनमें हम डी को किससे रिप्लेस करते थे। मान लो हमारा ऐसे आ जाए, एक तो 1 में एफ ऑफ डी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए एक्स रेज टू पावर एन, तो इसके लिए हम क्या करते थे, एफ डी और इसको इनवर्स करके और यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते थे, है ना। ऐसे ही हम क्या पढ़ते थे कि 1 में एफ ऑफ डी स्केयर किसका, साइन एक्स का या फिर कोस ए एक्स का, तो हम क्या करते थे, डी स्केयर को किससे रिप्लेस करते थे, माइनस ऑफ ए स्केयर से रिप्लेस कर देते थे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्या फंक्शन आता था हमारा, 4th रूल में हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ डी हमारा ई रेज टू पावर ए एक्स है, इसके साथ अगर हमारा फंक्शन फाई आ जाए, और ये फाई हमारा क्या हो सकता था, साइन कोस या फिर एक्स रेज टू पावर एन, तो इसमें हम क्या अप्लाई करते थे, ई रेज टू पावर ए एक्स को आगे लिखते थे। जब आगे लिखते थे तो डी के अंदर ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट ऐड हो जाता था, उसको लिखते थे फाई ऑफ एक्स करके। और 5th रूल हमने क्या पढ़ा था कि 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स की जगह क्या आ जाता था, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन फाई एक्स इज इक्वल टू में, अब ये सॉरी, अब जब हम फाई एक्स है हमारा फाइन एक्स, अब फाइन एक्स में हमारा कोई सा फंक्शन हो सकता था यहाँ पे ना, तो जब हम इसको आगे लिखते थे फाई एक्स को आगे लिखेंगे तो वही एफ ऑफ डी प्लस में, देखो ये यहाँ पे फाई एक्स हमारा क्या होता था, पर्टिकुलर साइन और कोस होता था, है ना। तो पर्टिकुलर साइन और कोस के लिए हम फाई को क्या लिखते थे, ई रेज टू पावर में आयोटा अल्फा एक्स, कल ही पढ़ा था नहीं हमने, याद हो आपको, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स अपॉन में डी प्लस में ई रेज टू पावर एक्स का कोफिशिएंट ऐड करके लिखते तो आयोटा ए ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचता था, एक्स रेज टू पावर एन। ये फाई एक्स हमारा क्या होता था, साइन और कोस में, यानी कि कोस ए एक्स प्लस में आयोटा साइन ए एक्स, ये होता था। तब हम ये रूल अप्लाई, तो देखो 5 रूल हम पढ़ चुके थे। तो हमने इन 5 रूल में क्या देखा था कि ये जो हमने 5 रूल पढ़े पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अप्लाई हो रहे थे, है ना, कि हमारा 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर एक्स के लिए 1 में एफ ऑफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स, डी को हम ए से रिप्लेस, ऐसे ही हमने 5 रूल को हमने पढ़ा था। तो इन रूल्स में हमने क्या देखा, इन रूल्स में हमने देखा था कि ये जो हमारे 5 रूल है पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि हमारा यहाँ पे एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स ही आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल आना चाहिए, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक्स रेज टू पावर एन ही आना चाहिए, यहाँ पे साइन या फिर कोस ही आना चाहिए। तो मतलब पर्टिकुलर फंक्शन होते थे ना, तभी तो हम इन 5 रूल को अप्लाई करते थे। तो यदि हमारे इन जो 5 पर्टिकुलर रूल है हमारे, इनके अलावा कोई फंक्शन आ जाए, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को। तो उसी पे बेस्ड है हमारा आज का लेक्चर कि जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाई एक्स, कि कोई भी फंक्शन आ जाए, जरूरी नहीं ये 5, ये 5 क्यों, क्योंकि इन 5 के लिए अलग से रूल होते हैं, इन रूल से हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है। ऐसा नहीं कि इन 5 को हम जनरल मेथड से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन जब इनके लिए स्पेशल रूल बने हैं, मतलब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अलग से हम इजी मेथड से सोल्व कर पाए, तो हम जनरल मेथड अप्लाई ही नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जनरल मेथड का मतलब ही क्या हुआ कि जनरल मेथड की ऐसा मेथड जिसको हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर पाए। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर एनी फंक्शन दैट इज फाई एक्स। तो हेडिंग लगाओ, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो 5 रूल मैंने अभी समराइज करने के लिए लिख दिए, लेकिन प्रीवियस लेक्चर जो हम पढ़ चुके हैं इन 5 लेक्चर पे बेस,
तो उनमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इनका वर्किंग रूल, ये फॉर्मूले कैसे तो ड्राइव हुए, सबसे बड़ी बात है ना, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे याद करेंगे इनको, तो सब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो अब हेडिंग लगाते हैं जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का तरीका, जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाइव एक्स। कौन सा फंक्शन हमारा, फाइव एक्स, मतलब जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाइव एक्स। तो देखो जनरल मेथड क्या होएगा कि किसी ऐसा मेथड जिसको हम किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करें, क्या फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो आपको ये पता होगा कि y इज इक्वल टू में 1/d माइनस ए 5x, इतना पता है हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू 1/d माइनस ए 5x। ये कैसे आया है ना, देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, बहुत क्लियर है। डी स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू साइन एक्स। एग्जाम्पल याद है आपको, हम प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ है हमारे एग्जाम्पल। तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, CF फाइंड आउट करने के लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ अभी, है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, क्योंकि यही बातें जब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपको अगर यहाँ पे समझ ना आ रहा हो तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो आप लोग, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड 0 बन जाती है, डी को हम m से रिप्लेस करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या आएगी हमारी, प्लस माइनस में 2 आयोटा। तो प्लस माइनस 2 आयोटा है, तो इसके लिए हम CF क्या फाइंड आउट करते थे, C1 cos 2x प्लस में C2 sin 2x, है ना, ये लिखते थे कॉम्प्लेक्स रूट के लिए। और जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते थे इसका, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में y को एक तरफ लिखेंगे, बाकी सारे फंक्शन को एक तरफ भेज देते थे। तो 1 में डी स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स। अब मुझे बताओ इस डी स्क्वायर प्लस 4 है y इज इक्वल टू में, इस डी स्क्वायर प्लस 4 को मैं इनके रूट्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, d प्लस में 2 आयोटा और d माइनस में 2 आयोटा इज इक्वल, ये यहाँ पे साइन एक्स। बताओ ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते कि इसके रूट निकले थे हमारे प्लस माइनस 2 आयोटा, तो d में प्लस 2 आयोटा कर दे, d में माइनस 2 आयोटा कर दे। क्यों किया, अगर आप इसको सोल्व भी करोगे ना, d प्लस में 2 आयोटा और d माइनस में 2 आयोटा, देखो सोल्व करो, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ करो, तो यानी कि डी स्क्वायर माइनस में 2di, फिर प्लस में 2i की d से 2id, फिर माइनस में 2 आयोटा और 2 आयोटा, यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो जब इस आयोटा स्क्वायर को हटाएंगे तो प्लस बन जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी डी स्क्वायर। जब हम इस आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे, तो -1 और ये माइनस ऑलरेडी था, तो क्या बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 4। हमारा यहाँ पे क्या था, डी स्क्वायर प्लस में 4। तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या हुआ, ये फॉर्म मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि d प्लस 2 आयोटा d माइनस 2 आयोटा, देखो d माइनस में a 5x, जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है। देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, लेकिन मैंने माइनस जनरल में लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में फंक्शन है तो आप प्लस में लिख दोगे, है ना, माइनस में है तो आप यहाँ पे माइनस में लिख दोगे। तो ये समझाने के लिए लिखा था कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो अब समझ आ गया होगा आपको। तो देखो इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, इससे हमें जनरल मेथड मिलेगा। वो कैसे मिलेगा अभी बताती हूँ। हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू में 1 में d माइनस से 5x। ये 5x हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है। मैंने देखो ऊपर लिखा है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, मतलब हमारा 5x कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, हमने लिखा है y इज इक्वल टू 1 में d माइनस a 5x, तो क्या मैं d माइनस a इधर भी लिख दूं और इधर भी लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, मतलब d माइनस a
1 में d माइनस ए, ये वाला ऑलरेडी था ही हमारे पास 5x इजकल टू में d माइनस ए वाई। मैंने क्या किया, ये तो टर्म हमारे पास ऑलरेडी थी, d माइनस ए और d माइनस ए दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई d माइनस ए बोथ साइड्स, कि मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, d माइनस ए से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो इधर d माइनस ए आया, उधर क्या आया हमारा d माइनस ए, दोनों साइड d माइनस ए आया। लिखने का फायदा क्या हुआ, अब यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, अगर मैं मान लो इसको कैंसिल आउट कर दूं, अभी देखो कैंसिल आउट कर नहीं रही, लेकिन इन दोनों ये तो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं ना। तो 5x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी हमारी, 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारी d माइनस ए वाई के इक्वल, है ना। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ से 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, d माइनस ए इंटू वाई, है ना। ये तो यहाँ पे भी देखो तो इन दोनों को ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 5x इसके इक्वल ही बचेगा। इसको लिखने का फायदा क्या हुआ ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, है ना। तो देखो अब 5x इजकल टू में ये कैपिटल डी इस वाई के साथ मल्टीप्लाई होएगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कैपिटल डी वाई माइनस में ए वाई, तो 5x। अब मुझे बताओ इस कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स। डिफरेंशियल ऑपरेटर में कितनी बार बता चुकी हुई है कि कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, और 1 में डी क्या होता है, इंटीग्रेशन, है ना। इनको अपने दिमाग में फिट बैठा लो कि कैपिटल डी का मतलब डी बाई डी एक्स और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन और क्योंकि डी डिफरेंशियल ऑपरेटर को शो कर रहा है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो 5x इक्वल टू डी वाई माइनस ए वाई। अब इस d को कैसे लिख सकती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस में ए वाई, ऐसे लिख दिया। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस में ए वाई इजकल टू में 5x के इक्वल आ गया। ये हमारी क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बनी या नहीं बनी, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय होमोजीनियस वेरिएबल सेपरेबल। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक हर एक चीज जो मैंने लेक्चर पढ़ाया आपको उनमें मैं करवा चुकी हूँ। स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने बनाए थे तो उनमें मैंने पहले सारी इक्वेशंस के ऊपर ही लेक्चर को बेस्ड रखा था, कि पहले जब तक आपको इनका मीनिंग नहीं पता होगा, लीनियर क्या होती है, एग्जैक्ट क्या होती है हमारी, नॉन एग्जैक्ट क्या होती है, होमोजीनियस क्या होती है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, तो हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो ये फॉर्म अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर अच्छे से, मेरा नहीं किसी और से पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म होती है। कैसे पता चलता था हमें लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म का, कि डी वाई बाई में डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू में क्यू, ये होती थी, है ना, हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते थे ई रेज टू पावर पी डी एक्स, फिर वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते थे इजकल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में क्यू करते थे, है ना। ये सारा वर्किंग रूल मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। तो देखो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम यहाँ से पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज क्यों करते हैं हम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ उन लेक्चर्स में, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज ही हम क्यों करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में ई रेज टू पावर में पी डी एक्स होता है ना, और फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू में क्यू। ये फॉर्म होती है किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इजकल टू क्यू। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर करोगे वाई वाई, तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ए, तो पी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे माइनस ऑफ ए होगी। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ए डी एक्स इजकल टू में ए क्या है हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ई रेज टू पावर माइनस ए इंटीग्रेट ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वैल्यू आ जाती है, तो ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, y की मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इजकल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस ए इंटू में क्यू, क्यू क्या है हमारा, क्यू यहाँ पे 5x, तो 5x dx, है ना। अब y इजिकल टू में
ये ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स है, उधर जाएगा तो ई रेज टू पावर प्लस ए एक्स बन जाएगा। तो ई रेज टू पावर प्लस ए एक्स इंटीग्रेट ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इंटू में 5x dx, है ना। अब मुझे बताओ हमारा y इसके इक्वल है, और यहाँ से हम कंपेयर करें तो हमारा y किसके इक्वल था, 1/d माइनस ए फाई ऑफ x के इक्वल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 माइनस में d माइनस ए फाई x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर ax इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax इंटू में फाई ऑफ x dx। तो ये हमारा क्या है, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन फाई एक्स। देखो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अभी आपको देख के समझ आ गया होगा कितना सिंपल है ना। हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल को उसकी फॉर्म में लिखा कि y इक्वल टू 1/d माइनस ए फाई एक्स। ये फॉर्म कैसे लिखी ये भी मैं आपको एग्जांपल से बता दिया आज के लेक्चर में, है ना, कि ये फॉर्म हमारी कैसे आई। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ए बोथ साइड, दोनों साइड डी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो कैंसिल आउट कर दोगे, कोई वही बनेगा कि फाई एक्स इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फाई एक्स हमारा डी माइनस ए वाई के इक्वल ही आएगा, है ना। तो फाई एक्स इक्वल टू डी माइनस ए वाई के इक्वल आया, फाई एक्स हमारा डी माइनस ए वाई के इक्वल। अब मैंने क्या किया, इस वाई को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ए से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाई एक्स इक्वल टू डी वाई माइनस ए वाई आया, है ना, फाई एक्स। अब हमें पता है कि कैपिटल डी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, मतलब डी बाई डी एक्स, और 1 बाई कैपिटल डी किसके इक्वल होता है, हमारे इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो डी बाई डी एक्स वाई माइनस ए वाई आ जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई फाई एक्स इक्वल आई। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म बन रही थी। लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स। इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म को कंपेयर किया, तब हमें पता चला कि p हमारा क्या है, माइनस ए है, तो p इक्वल टू माइनस ए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेट ए डी एक्स। अब a हमारा चूंकि कांस्टेंट था तो ये इंटीग्रेशन वाले सिंबल से बाहर आ गया, तो ई रेज टू पावर माइनस ए इंटीग्रेट 1 dx। तो e की वैल्यू क्या आई, माइनस ए एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, x ही आएगा। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में q। यहाँ से हमारी 1/4 में d माइनस ए फाई एक्स की वैल्यू याद आ गई। यहाँ से इसको याद रखना है आपको, क्यों, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी इसमें यूज होएगा कि 1/4 में d माइनस ए फाई एक्स की जगह हम e रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस ए एक्स फाई एक्स डी एक्स, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स फाई एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो आप लोग इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन कराऊंगी ना मैं आपको, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमने पढ़ा क्या है। अभी तो आपने जस्ट इसका वर्किंग रूल पढ़ा है कि जनरल जो हमारा मेथड होता है किसी भी फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होता है, मतलब कैसे ये मेथड हमारा आया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती सीधा ये लिखवा देती तो आपको समझ नहीं आता कि ये हमने कहाँ से लिखा, तो इसका प्रूफ भी जरूरी होता है ना। तो आप इसको भले ही एग्जाम में ना आए लेकिन जरूरी होता है, तभी हमारे बेसिक क्लियर होते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अब हम। अभी आपको देखो जनरल मेथड पता चल गया कि 1/4 में d माइनस ए फाई एक्स आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर ए एक्स इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस ए एक्स फाई एक्स डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं ना। आप लोग भी लर्न कर लीजिए, एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको भी ये लर्न हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू में सेकंड 3x। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हमारे कंसेप्ट मतलब काफी फॉर्मूले लगेंगे जो हमने आज पढ़ा जनरल मेथड, ये तो यूज होएगा ही होएगा। इसके अलावा हमारे एक्सपोनेंशियल के जो फॉर्मूले होते हैं वो भी यूज होंगे, मतलब हमारा कंसेप्ट इसके अंदर यूज होएगा। तो देखो डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू सेकंड 3x। सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन की जरूरत होती है ना, क्यों, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, CF प्लस में PI।
मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन की। क्यों जरूरत होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन की हमें जरूरत होती है उसके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हमें रूट्स का पता चलता है। और जब हमें रूट्स का पता चल जाए, कि हमें पता चल जाए हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, हमारे रूट्स रियल और इक्वल है, या फिर हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स है, तभी तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। तो सीधा सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज किस लिए होता है, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम CF को लिख पाए। तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, हम d को m से रिप्लेस कर देते हैं, m² प्लस में 9, बाकी सारी टर्म्स हमारी किसके इक्वल हो जाती है, 0 के। मतलब सेकेंड 3x हमारा राइट हैंड साइड में 0 के इक्वल होएगा, y उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। d को m से रिप्लेस कर दिया तो m² प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस में 3 आयोटा। प्लस माइनस 3 आयोटा है तो CF की वैल्यू हमारी क्या बन गई, C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x। इस आयोटा का मतलब क्या है, इस आयोटा का मतलब है कि हमारे रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करते हैं, C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। देखो CF कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने यही इक्वेशन क्यों लिखी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैंने बताया था कि जब हमारे रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो तब CF की वैल्यू क्या आती है, क्यों आती है। तो सारा मैं बता चुकी हूँ, अब तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं, हम y को एक तरफ लिखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ भेज देते हैं, यानी 1 में d² प्लस में 9 secant 3x। अब मुझे बताओ इस d² प्लस में 9 की जगह क्या मैं 1 में d प्लस में 3 आयोटा और d माइनस में 3 आयोटा ऐसे लिख सकती हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। क्यों, क्योंकि d प्लस 3 आयोटा d माइनस 3 आयोटा इसके रूट्स थे, तो d² प्लस 9 के ही मतलब d को m से रिप्लेस किया था तो इसके के तो रूट्स थे। इस इक्वेशन को मैं इसके रूट्स की फॉर्म में लिखूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। इस d की मल्टीप्लाई, जैसे d प्लस में 3 आयोटा है और d माइनस 3 आयोटा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ करो, d² माइनस में 3di प्लस में 3 आयोटा d माइनस में 9 आयोटा स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो d² प्लस में 9 बन जाएगा, वही टर्म आ गई हमारी, है ना। तो क्वेश्चन में इससे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन सोल्व करने में हमें इजी हो जाएगा, इसलिए हम इसको इसके रूट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं कि d² प्लस 9 को हम d प्लस में 3 आयोटा और d माइनस 3 आयोटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y इजकल टू हमारा किसके इक्वल आ गया, 1 में d प्लस में 3 आयोटा और d माइनस में 3 आयोटा secant 3x। अब आपने ना पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन 12th क्लास में, तो इस d प्लस 3 आयोटा और d माइनस 3 आयोटा को भी हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि d प्लस 3 आयोटा माइनस d माइनस 3 आयोटा अपॉन में d प्लस 3 आयोटा d माइनस 3 आयोटा secant 3x। अभी मैं बताऊंगी ये मैंने कैसे लिखा है ना। यहाँ से क्या बचेगा हमारा 6 आयोटा और बचेगा, तो 6 आयोटा को हम डिवाइड में लिख देंगे। देखो मैंने ये क्यों लिखा, पहले ये बता देती हूँ आपको, है ना। इस फॉर्म में हमें लिखने से क्या बेनिफिट मिला कि मैंने लिखा है ना यहाँ पे अभी कि d प्लस में 3 आयोटा माइनस में d माइनस में 3 आयोटा न्यूमरेटर में लिखा है। डिनोमिनेटर का तो आपको समझ आ गया होगा कि इस फॉर्म में मैंने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इसके रूट्स d² प्लस में जो 9 था हमारा इसके रूट्स थे प्लस माइनस 3 आयोटा, तो d प्लस 3 आयोटा d माइनस 3 आयोटा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्यों लिखा मैंने इसको बताती हूँ मैं कि d प्लस 3 आयोटा माइनस d माइनस 3 आयोटा मैंने न्यूमरेटर में क्यों लिखा। देखो इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, वही तो d² माइनस में 3d आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, करो तो 3 आयोटा क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसकी मल्टीप्लाई की d की d² माइनस में फिर 3 ये d की 3 आयोटा से करोगे तो माइनस 3d आयोटा, बीच में माइनस का सिंबल, 3 आयोटा d
माइनस, है ना, माइनस 3 आयोटा को 3 आयोटा से करोगे तो क्या आएगा 9 आयोटा स्क्वायर। देखो एक माइनस ये ऑलरेडी था यहाँ पे, है ना, ये माइनस, इसको आप ब्रैकेट में, क्योंकि देखो या तो इसको आप माइनस लिखना चाहो तो इस माइनस को आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी की डी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस, फिर इस डी की 3 आयोटा से करोगे तो 3d आयोटा, फिर ये बीच वाला माइनस भी तो आएगा ना, बीच वाला माइनस, और 3 आयोटा से करोगे 3 आयोटा डी माइनस, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से करोगे तो -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस माइनस को मैं हटाना चाहूँ 3d आयोटा माइनस इस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आयोटा डी प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर, यही तो लिखा था मैंने, है ना। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी -1, तो डी स्क्वायर माइनस में 6 आयोटा डी प्लस माइनस में 9, ये आएगा आपके पास, है ना। तो आप मुझे बताओ कि डी स्क्वायर माइनस में 6 आयोटा डी माइनस में 9, ये फैक्टर आपके पास 6 आयोटा वाला है, ये 6 आयोटा वाला आपके पास अलग से फैक्टर बन रहा है। देखो डी स्क्वायर माइनस में 6 आयोटा डी माइनस में 9, आप कैंसिल आउट करोगे तो टर्म कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन 6 आयोटा हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ पे। तो देखो मैंने वही किया है कि यहाँ पे क्या कर दिया, जब हमारा 6 आयोटा वाली टर्म्स हमारी एक्स्ट्रा आ रही थी तो मैंने 1/6 आयोटा से डिवाइड कर दिया। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू में 1/6 आयोटा d प्लस 3 आयोटा अपॉन में d प्लस 3 आयोटा और d माइनस 3 आयोटा, इसको अलग लिख लिया, और जो हमारी ये बची माइनस d माइनस 3 आयोटा अपॉन में d प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे d माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सीकेंट 3x, क्योंकि ये तो हमारा चल ही रहा था ना क्वेश्चन में सीकेंट 3x को। अब इस d प्लस 3 आयोटा से ये कट गया और d माइनस 3 आयोटा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे y की वैल्यू क्या बच गई 1/6 आयोटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/में d माइनस 3 आयोटा, तो 1/d माइनस में 3 आयोटा, इसके साथ क्या है सीकेंट 3x, इसकी मल्टीप्लाई भी मैंने यहीं पे कर दी कि सीकेंट 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और सीकेंट 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, है ना, माइनस में यहाँ पे क्या बचा हमारा 1/d प्लस 3 आयोटा और सीकेंट 3x, है ना। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप बताइए मैंने आपको, है ना। तो 1/6 आयोटा, यहाँ पे 1/d माइनस 3 आयोटा सीकेंट 3x माइनस 1/d प्लस 3 आयोटा सीकेंट ऑफ 3x। अब हम क्या करेंगे कि h आज ही हमने पढ़ा था कि 1/d माइनस a फाई x आ जाए, फाई हमारा कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे हमारा फाई क्या है सीकेंट 3x, a क्या है हमारा यहाँ पे 3 आयोटा, देखो माइनस का सिंबल तो ऑलरेडी है ना, लेकिन a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 आयोटा। तो इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा कि e रेज टू पावर ax इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस ax इंटू में फाई x dx। हमने क्या पढ़ा, हमने ये रूल पढ़ा था आज ही, जनरल मेथड। हमने जब जनरल मेथड बताया मैंने आपको तब हमने यही पढ़ा था कि 1/d माइनस ए फाई एक्स इजकल टू में e रेज टू पावर ax इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस ax इंटू फाई एक्स dx। तो क्या यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, इधर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y इजकल टू में 1/6 आयोटा e रेज टू पावर ax, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, देखो माइनस ऑलरेडी है तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी 3 आयोटा, तो यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 3 आयोटा x इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा x इंटू में फाई क्या हमारा सीकेंट ऑफ 3x dx माइनस में। इतना समझ आया आपको, है ना, कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमारे पे 1/d माइनस 3 आयोटा सीकेंट 3x था, इस पे हमने ये रूल अप्लाई कर दिया, जहाँ पे a की वैल्यू 3 आयोटा थी तो 3 आयोटा a की जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, और फाई एक्स हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे सीकेंट 3x। तो आपको क्लियरली कंपेयर कर पा रहे होंगे आप, है ना। तो ये आ गया माइनस में। अब 1/6 आयोटा हमारा बाहर ब्रैकेट के बाहर था, मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ भी, तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दो 1/6 आयोटा ब्रैकेट में। अब मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी इस केस में, बताओ मुझे।
देखो a हमारा d के साथ क्या होना चाहिए, हमारा माइनस a, यहाँ पे d के साथ क्या है +3 आयोटा। तो जाहिर सी बात है जब हम a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हमारा क्या है कि d माइनस a किसके इक्वल होगा, d +3 आयोटा के, तभी हम निकाल पाएंगे ना। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो a निकालेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो -3 आयोटा हो गया। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आएगी, -3 आयोटा। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई, -3 आयोटा x इंटीग्रेट e⁻³ आयोटा x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था और एक माइनस हमारा इस a की वैल्यू का -3 आयोटा, तो माइनस माइनस कैंसिल होके +3 आयोटा x इंटू में फाइव क्या है हमारा सीकेंड 3x इंटू dx। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/6 आयोटा को हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब हम क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इस वाले टर्म को क्या मान लेंगे हम, I1 मान लेंगे कि फर्स्ट का इंटीग्रल, और इस वाले को क्या मान लेंगे हम, I2 मान लेंगे, है ना। तो I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। I1 क्या है हमारा, इंटीग्रेट e⁻³ आयोटा x इंटू में सीकेंट ऑफ 3x dx। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि e⁻ में माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता था, हमारा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता था, और e⁻ प्लस आयोटा थीटा किसके इक्वल होता था, हमारा कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता था। ये दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, है ना, कि e⁻ माइनस आयोटा थीटा किसके इक्वल होएगा, कोस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा के, और e⁻ आयोटा थीटा किसके इक्वल होएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस सिंबल का चेंज है यहाँ पे, है ना। इन फॉर्मूले देखो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, है ना। ये जो हमने जनरल मेथड पढ़ा है, जनरल मेथड, ये फॉर्मूला हो गया। एक मैंने आपको बताया इसको मतलब रूट्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इन फॉर्मूलों का यूज हो रहा है, आगे और भी फॉर्मूलों का यूज होगा। तो मैंने इसीलिए बोला कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए तो यही सोल्व करते हैं हम आगे। तो देखो यहाँ पे हम इसको e⁻³ आयोटा x को ओपन करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा कोस थीटा, यानी थीटा क्या है यहाँ पे हमारा कोस 3x है, तो कोस 3x माइनस में आयोटा साइन 3x अपॉन में अब सीकेंट 3x। अब मुझे बताओ कि सीकेंट x को हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन में कोस x लिख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। सीकेंट x हमारा 1/cos x क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की होंगी तब, है ना, कि सीकेंट x का अपोजिट क्या होता है हमारा cos x। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि cos, अब एंगल क्या है इसका 3x है, तो cos के साथ भी क्या आएगा 3x, यहाँ पे क्या आएगा dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे कि I1 इजिकल टू में इंटीग्रेट cos 3x/cos 3x कितना आ जाएगा, ऐसे मैं लिख देती हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। cos 3x बाई में cos 3x माइनस में आयोटा साइन 3x dx अपॉन में, इसके भी अपॉन में क्या है cos 3x। मैंने कुछ नहीं किया, इस cos 3x को अपॉन में cos 3x इंडिविजुअली लिख दिया, माइनस आयोटा साइन 3x अपॉन में cos 3x इंडिविजुअली लिख दिया। अब आपको सोल्व करने में इजी होएगा। कैसे इजी होएगा कि I1 इजिकल टू में इंटीग्रेट क्या आएगा 1 माइनस में आयोटा साइन 3x/cos 3x क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या होता है हमारा tan 3x dx। देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो I1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी हमारी, I1 किसके इक्वल आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x माइनस में आयोटा tan 3x, आयोटा का आयोटा आएगा। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन करते हैं हम tan का, tan x dx। तो tan का इंटीग्रेशन हमारा क्या आता है, log mod secant x प्लस c, ये आता है हमारा किसका, tan का इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे ना, तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा, log secant x dx। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, x माइनस में tan का इंटीग्रेशन लिखोगे क्या आएगा, log secant 3x dx। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी I1 की वैल्यू आ गई। क्या आप ऐसे ही
जैसे हमने I1 की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही क्या आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। I2 की वैल्यू हमें क्या करना है, I2 के लिए e रेज टू पावर में 3 अल्टा x इंटू सीकेंट 3x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना कि I2 इजकल टू में e रेज टू पावर 3 अल्टा x को इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस में अल्टा साइन थीटा। तो लिखोगे क्या आएगा, कोस 3x प्लस में अल्टा साइन 3x अपोन में सेकेंड 3x क्या बनेगा हमारा, कोस 3x, यहाँ पे dx आएगा। तो जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे तो I2 के नीचे लिख दूँ मैं वैल्यू, है ना। I2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो cos 3x बाई cos 3x करोगे, मतलब इंडिविजुअली लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा है। तो cos 3x बाई cos 3x क्या आएगा हमारा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, फिर बीच में क्या सिंबल है हमारा प्लस का। अब आयोटा साइन 3x बाई कोस 3x है, तो आयोटा साइन बाई कोस क्या होगा, tan होगा। तो tan का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है हमारा, log mod secant x। तो क्या आ जाएगा, आयोटा log mod secant 3x dx। देखो कितना सिंपल था, है ना। dx नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं ना x के रिस्पेक्ट में। तो secant 3x ये हमारा क्या आएगी, I2 की वैल्यू। तो देखो I1 और I2 की वैल्यू निकाला, कितना सिंपल था। अब मेरे को बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन बेसिकली किया क्या है। देखो हमारा क्वेश्चन था डी स्क्वायर प्लस में 9y इक्वल टू सेकेंड 3x। क्या किया हमने, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए CF प्लस PI करते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, m स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो CF की वैल्यू क्या आएगी, C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x। तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम, y को एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ। अब डी स्क्वायर प्लस 9 को इसके रूट्स की टर्म में मैंने लिख दिया है। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 1/6 आयोटा हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था, तो डिवाइड कर दे 6 आयोटा से। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 1 ही बनेगा, करके देख लेना आप लोग। फिर y इक्वल टू में 1 अपॉन में 6 आयोटा, मतलब अब क्या किया मैंने, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म मतलब इंडिविजुअली लिख दिया, इस वाले टर्म के अपोन में दिस टर्म माइनस d माइनस 3 आयोटा के अपोन में दिस टर्म कम्प्लीटली। तो ये कैंसिल आउट किया, तो बच क्या गया हमारे पास, ये टर्म लेफ्ट आउट हो गई। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे हमने जो आज जनरल मेथड पढ़ा वो अप्लाई कर दिया। जनरल मेथड क्या था हमारा, 1 अपॉन में d माइनस ए 5x इक्वल टू e रेज टू पावर ax इंटीग्रेट e रेज टू पावर माइनस ax 5x dx। ये हमारा जनरल मेथड था। तो ये जनरल मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये टर्म आई, यहाँ पे ये टर्म आ गई। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको I1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, I2 मान लिया। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। तो अब I1 को सोल्व किया हमने, e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा x को हम यूजिंग दिस फॉर्मूला cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में लिख लिया हमने। सेकंड 3x को हम cos 3x लिख सकते हैं, 1/cos 3x, और ये dx था यहाँ पे। इसका हमने इसके बाद क्या किया, इंडिविजुअली लिख दिया, दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली लिख दिया। cos बाई cos क्या होएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, x, माइनस में आयोटा आयोटा, साइन बाई कोस क्या होता है, tan, और tan का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो tan का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, log mod secant 3x। ऐसे हमने I2 की वैल्यू निकाल ली है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो देखो आगे सोल्व करती हूँ मैं इसको, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ऊपर से। पहले मैं इसको लिख देती हूँ कि हमारा यहाँ पे क्या आया था, क्या टर्म आई हमारे यहाँ पे सोल्व करने के बाद, कि y इजकल टू में 1/6 आयोटा e रेज टू पावर 3 ix। यहाँ पे क्या था हमारा I1 माइनस 1/6 आयोटा, यहाँ पे क्या था हमारा e रेज टू पावर माइनस 3 ix, और यहाँ पे I2, है ना, ये टर्म थी हमारी, ये वाली टर्म। तो अब I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। y इजकल टू 1/6 आयोटा e रेज टू पावर 3 आयोटा x। I1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, I1 की वैल्यू आई है x माइनस में आयोटा log secant 3x, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है,
ये आई है I1 की वैल्यू माइनस 1 में 6i ब्रैकेट में। अब e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स इंटू में I2 की वैल्यू क्या आई है हमारी x प्लस में आयोटा लोग सीकेंड 3x, ये हमारी वैल्यू आई है। अब मैं इनको इरेज कर सकती हूँ, आपको समझ आ गया होगा कैसे ये वैल्यू लिखी है ना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं। देखो आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे है ना, साइन के और कोसाइन के, किन की टर्म्स में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में है ना। तो दो फॉर्मूले क्या थे हमारे, पहले मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ आपको, फिर सोल्व करेंगे इसको। तो देखो वो दो फॉर्मूले क्या थे, वो फॉर्मूले थे कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2i आ जाए तो वो किसके इक्वल होता था हमारा, साइन थीटा के, है ना, पढ़ा होगा आपने। और यदि ई रेज टू पावर ई आयोटा थीटा प्लस आ जाए बीच में, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा अपॉन में केवल 2 इजिकल टू किसके इक्वल होएगा, वो कोस थीटा के इक्वल। साइन थीटा के में 2 आयोटा आता है और कोस थीटा के में अपॉन में 2 आता है केवल। ये आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन के और कोसाइन के इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। और दो फॉर्मूले आपने और पढ़े होंगे, वो किन के लिए होते थे, पैराबोलिक फॉर्म होती थी वो, है ना, हाइपरबोलिक फॉर्म सॉरी। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि ई रेज टू पावर में x प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये किसके इक्वल होता था हमारा, कोस थीटा के। और ई रेज टू पावर में थीटा मान लो ना यहाँ पे, कोस एक्स लिख दो कोई बात नहीं, कोस एक्स के, और ई रेज टू पावर में एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये हमारे किसके इक्वल होता था, साइन एक्स के इक्वल। ये दो फॉर्मूले ये हमारे किसके लिए होते थे, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। लेकिन ये दो फॉर्मूले हमारे किसके लिए होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हाइपरबोलिक में और इन फॉर्मूले में। इनमें क्या होता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2i साइन थीटा के, और इसका फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे, ऐसे ही इसके इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इस वाले की उसके साथ करेंगे। तो y इक्वल टू में 1/6 आयोटा है, इसको बाहर कॉमन ले लो फिर से, दोनों मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी फिर से हमने कॉमन ले लिया। अब e रेज टू पावर 3 आयोटा x है, e रेज टू पावर 3 आयोटा x है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे अब किसके साथ, e रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा x, ई रेज टू पावर माइनस में 3 आयोटा एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या करोगे, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, है ना। ऐसे ही इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, देखो इसके साथ और भी कुछ फंक्शन है क्या, ई रेज टू पावर में 3 आयोटा एक्स, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स, I1 माइनस 1 में 6i ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स I2, है ना, ये फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स उस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले की उस वाले से कर देंगे, तो करो। लेकिन देखो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई फिर हमें इस एक्स से भी करना पड़ेगा बाद में, मतलब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, ऐसे ही इसकी इस वाले एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वाले की इसके साथ कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा x ई रेज टू पावर 3 आयोटा x माइनस में x आयोटा log secant 3x, ये आएगा ना, कि इसके x के साथ की यहाँ पे x नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स के x के साथ की, तो ये आया माइनस माइनस में, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स किसके साथ करेंगे, तो ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स भी आएगा इसके साथ, आयोटा log secant 3x के साथ, है ना, ये आ गया माइनस में। अब 1/6i को तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो x ई रेज टू पावर में माइनस 3 आयोटा एक्स, फिर माइनस का सिंबल, क्यों, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, मतलब माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो अंदर मल्टीप्लाई होएगा, माइनस में क्या आएगा यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स आयोटा log secant 3x। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइनस हटा देती हूँ मैं यहाँ से ना।
अगर माइनस कॉमन लेना चाहो तो आप इसको प्लस बना दो और ये माइनस हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई। जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि माइनस बाहर कॉमन, ये वाले टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी हमारी पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर ये भी माइनस में बन जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो अब कितना इजी हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। अब मुझे बताओ जब हम एक्स ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, देखो माइनस साइन को ध्यान रखना है ना, माइनस को भूलना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले पाएंगे, एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, इसको यही बचेगा हमारे पास। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या लिखूंगी कि y इजकल टू में 1/6 आयोटा एक्स ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी लिखा था मैंने कि एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, और ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स यहाँ पे टर्म बच जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई उस वाले टर्म के साथ करेंगे, यानी कि फिर से माइनस आएगा बीच में, है ना, तो उस वाले टर्म के साथ करो। एक्स ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स की इसके साथ करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे, एक्स ई रेज टू पावर में 3 आयोटा एक्स की मल्टीप्लाई आप लोग ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स आयोटा लोग सीकेंड 3x, ये आएगा यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने कि माइनस आयोटा लोग सीकेंड 3x ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इस वाले टर्म की उस वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे क्या आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हमारी कोई चीज कॉमन आ रही है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई भी करोगे आप, है ना, क्यों, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है हमारा। तो देखो मल्टीप्लाई करके लिखोगे आप लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही इस वाले टर्म की, देखो हमने इस वाले टर्म की इसके साथ कर दी मल्टीप्लाई, ये है, इस वाले टर्म की इसके साथ की ये है, ऐसे ही माइनस आयोटा लोग सीकेंड 3x ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स की मल्टीप्लाई आप लोग करोगे किसके साथ, माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, तो एक माइनस इसका एक माइनस ये, तो क्या बनेगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो एक माइनस तो इस वाले टर्म के साथ आएगा और एक माइनस इस वाले टर्म का, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, ये टर्म के साथ एक्स ई रेज टू पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, ये वाली टर्म आ जाएगी। फिर बीच में क्या आएगा हमारा, देखो ये माइनस माइनस, इस वाले टर्म की अब इस वाले के साथ करोगे तो इस वाले टर्म की इस वाले के साथ करोगे तो देखो आयोटा लोग सीकेंड 3x बाई 3, देखो 3 ये सॉरी 3 भी तो आएगा ना बाई 3, सॉरी यहाँ पे 3 कर लेना आप लोग, क्यों, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेशन किया था कैसे किया था हमने, ई रेज टू पावर में माइनस 3 आयोटा एक्स, यही था ना हमारे पास फंक्शन I1, क्या आया था हमारा, ई रेज टू पावर में 3 आयोटा एक्स, माइनस था प्लस था, यहाँ पे देख लेना आप लोग जो भी था, यहाँ पे क्या आया था हमारा सीकेंड 3x dx, तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये प्लस था और ये माइनस था हमारा, है ना, ऐसे ही था, तो हमने क्या किया था, इसको चेंज करके लिखा था, तो कोस आयोटा एक्स को हमने क्या लिखा था, कोस 3x माइनस में आयोटा साइन 3x अपोन में सीकेंड 3x को क्या लिखा था हमने, कोस 3x dx, इंटीग्रेट कर रहे थे हम इसको, है ना। तो देखो मैं रिवाइज कर रहा था, ये 3 कैसे आ गए, मिस्टेक है, बाय मिस्टेकली ये 3 ध्यान नहीं रहा लिखना, लेकिन देखो कोस 3x बाई कोस 3x क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 माइनस में आयोटा साइन 3x बाई कोस 3x क्या आएगा, आयोटा tan 3x dx, है ना, यही टर्म बचेगी हमारे पास। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, x माइनस में आयोटा और tan 3x का इंटीग्रेशन log मोड सीकेंड 3x, और अपोन में 3 भी तो आएगा, क्यों, क्योंकि सीकेंड 3x का कोफिशिएंट क्या है 3, वो डिवाइड में भी तो आता है ना, तो ये डिवाइड में 3 लिखना हम वहाँ पे भूल गए थे, तो इसको आप 3 लिख लेना, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, वहाँ पे भी 3 आ गया, तो देखो यहाँ पे भी तो 3 है, 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो देखो 3 आ गया। अब इसके बाद हम आयोटा लोग सीकेंड 3x बाई 3 है और यहाँ पे भी आयोटा लोग सीकेंड 3x बाई 3, क्या हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो कॉमन लिखोगे आप लोग क्या आएगा, आयोटा लोग सीकेंड 3x बाई में 3, इतना कॉमन लिखा। इसके बाद हमारा क्या बच गया अंदर ब्रैकेट में,
ई रेज टू पावर में 3 आयोटा एक्स, इसके बाद क्या था माइनस भी था, यानी कि माइनस में ई रेज टू पावर में -3 आयोटा एक्स माइनस में, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या बचा माइनस ई रेज टू पावर में -3 आयोटा एक्स। क्या हमारी ये वैल्यू आ रही है? देखो आप लोग भी सोल्व करो, अपना अपना इंडिविजुअल सोल्व करना है, कॉपी नहीं करना है। तो आप लोग सोल्व करोगे तो आपका भी यही आंसर आना चाहिए। देखो हमने क्या किया कि माइनस आयोटा लोग सीकेंड 3x/3 ई रेज टू पावर 3x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आयोटा लोग सीकेंड 3x/3 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, क्यों? क्योंकि आयोटा लोग सीकेंड 3x/3 को कॉमन ले रहे हैं हम, और ये माइनस इस वाले के साथ जा रही है, इस वाले के साथ माइनस जा रहा है, और ये वाला माइनस तो इस वाले के साथ गया, ऐसे ही ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर वाला इस वाले टर्म के साथ लिख दिया मैंने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आईडी अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली? ये दोनों आईडी कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे? देखो ये वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, मतलब एक्स रेज टू पावर ई -3 आयोटा एक्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, बचेगी क्या? केवल ये दो टर्म बचेगी। देखो -x ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स ई रेज टू पावर -3 आयोटा एक्स लोग सेकेंड 3x/3, ये वाली टर्म सेम यही टर्म आ रही है, लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में है, तो आपस में दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये दो टर्म बचेगी। तो क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू में 1/6 आयोटा, ये टर्म बची x ई रेज टू पावर 3 आयोटा x माइनस ई रेज टू पावर -3 आयोटा x, और एक टर्म क्या बची हमारी, ये टर्म बची, यानी कि प्लस आयोटा log secant 3x/3 माइनस ई रेज टू पावर -3 आयोटा x माइनस ई रेज टू पावर -3 आयोटा x, ये टर्म बचेगी हमारे पास। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये फॉर्म और ये फॉर्म, इनसे क्या हम ये दो फॉर्मूले बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? देखो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू पावर थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, है ना। देखो आई तो आई है ही, तो थीटा कंपेयर करोगे तो 3x है, माइनस माइनस का सिंबल, माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, वही टर्म है। बस हमें क्या चाहिए, 2i चाहिए डिवाइड में। ऐसे ही इस ये वाला फॉर्मूला सेम बन रहा है हमारा यहाँ पे। कैसे बनेगा? देखो ये माइनस और ये माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, बाहर कॉमन ले लेंगे ना। तो देखो क्या लिखेंगे, 1/6 आयोटा, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 आयोटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो 2 आयोटा आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो यही टर्म बनेगी जो ऊपर थी, फिर प्लस में ऐसे ही आयोटा log secant 3x अपॉन में 3, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों? ताकि हमारा फॉर्मूला ये बन जाए। कैसे? देखो अभी बताती हूँ मैं। ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे माइनस में। और अंदर वाले दोनों टर्म क्या बन गई हमारी, पॉजिटिव। क्यों बनाया हमने? ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। देखो मैं लिखती हूँ पहले, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स प्लस में ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स अपॉन में 2, और बाहर मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कोई फर्क पड़ा नहीं। यहाँ पे प्लस हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर माइनस को ले लिया, अंदर अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये टर्म यहाँ पे प्लस बन जाएगी, है ना। माइनस को हम कॉमन लेंगे तो। अब मुझे बताओ कि ये वाला फॉर्मूला क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन का? बिल्कुल बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला कोस का बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू में 1/6 आयोटा इंटू में 2 आयोटा x, ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पे 3x, तो क्या आ जाएगा साइन 3x माइनस में 1/6 आयोटा। क्यों? क्योंकि 6 आयोटा ब्रैकेट के बाहर था, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा 1/6 आयोटा। तो 1/6 आयोटा log secant 3x/3, ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, कोस थीटा का। और थीटा क्या है यहाँ पे 3x, यानी कि कोस 3x इंटू में 2। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा 3 आयोटा, और ये आयोटा कैंसिल हो गया, तो 3 3 जा 9 बचेगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे 2 आयोटा को हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। यानी कि y इज इक्वल टू में x साइन 3x y में 3 माइनस में,
यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई में 3 इंटू 3 9, 1 बाई में 9 log secant 3x इंटू कोस 3x। किसी को कोई दिक्कत इसको लिखने में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, 1/6 आया दोनों साइड था, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के लिए जो टर्म कैंसिल आउट होती थी उस टर्म को हमने कैंसिल आउट करके लिख दिया है। तो कोई किसी को कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, माइनस ऑफ log secant 3x आ रहा है। जब हमारा माइनस log secant 3x है, माइनस में secant 3 है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 1 बाई में secant 3x। देखो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, d क्या होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी d बाई डी एक्स, और 1/t क्या हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ d। तो ऐसे ही आपके पास माइनस secant है, माइनस secant को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस हटाने के लिए प्लस 1 बाई में secant लिख सकते हो, एक ही बात है, माइनस secant लिखो या फिर प्लस 1 बाई secant लिखो, और 1 बाई secant क्या हो जाता है हमारा कोस हो जाता है। तो अगर हम इस माइनस साइन को हटाना चाहे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन और कोस टर्म में आप लिखना चाहो तो x साइन 3x बाई में 3, तो प्लस 1/9 log secant की जगह क्या आ जाएगा, बस हमारा कोस 3x आ जाएगा, इंटू में कोस 3x। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि माइनस secant हमारा क्या होएगा, 1/secant, और 1/secant क्या होता है हमारा कोस, तो प्लस 1/9 log cos 3x इंटू कोस 3x क्यों लिखा, ताकि दोनों टर्म हमारी साइन और कोस में आ जाए। अब आप लोग फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हो कि कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल होएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल होता है, CF प्लस में PI। CF की वैल्यू क्या थी हमारी, याद हो किसी को, C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x। देखो मैं रटती नहीं हूँ, आप लोग सोच रहे हो वैल्यू याद है, रट रखा है, रटा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या था, d² प्लस में 9y इक्वल टू में हमारा क्या था, इक्वल टू में secant 3x। तो d² प्लस 9, तो आप मन मन में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगा, m² प्लस में 9, तो रूट क्या है, m इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, तो मतलब cos C1 cos 3x प्लस में C2 sin 3x हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। आप एक दो बार सोल्व करोगे आपको भी याद हो जाएगा। प्लस में P1 की वैल्यू, PI की वैल्यू क्या है हमारी, x sin 3x बाई में 3 प्लस में 1/9 log cos 3x इंटू में cos 3x। किसी को कोई दिक्कत, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई कि कौन सा फॉर्मूला, ये इन दोनों फॉर्मूले से क्या इक्वेशन बनी, जनरल जो इक्वेशन थी हमारी, जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको सोल्व करके हमने कैसे वैल्यू फाइंड आउट की, एक एक चीज मैंने आपको बताया है कि हाइपरबोलिक फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन दोनों फंक्शन के लिए उनके बीच में डिफरेंस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी स्टेप में। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, मैं अलग से जो आपके डाउट्स होंगे उनको सोल्व करवा दूंगी जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल था, हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली थी, I1 और I2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, उसके बाद हमने ई की इस वाले टर्म की इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले की इसके साथ, ऐसे इसकी इसके साथ, ऐसे उसकी उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद ये टर्म आई, फिर ऐसे इस वाले की इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ करोगे, इस वाले टर्म की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखा ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हुई, ये दोनों टर्म बच रही थी, ये दोनों मैंने लिख दी। इस वाले टर्म और इस वाले टर्म से हमारे ये दो फॉर्मूले बन रहे थे, तो इनमें कन्वर्ट करने के लिए 2 आयोटा और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसे यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर लो, वैसे लिख लो, जो बची हुई टर्म है उनको लिख लो। -1/9 में log secant 3x था, हमें पता है माइनस secant 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में secant 3x, और 1 में secant 3x किसके इक्वल होएगा हमारा cos 3x। क्यों लिखा, ताकि हमारे सारे टर्म साइन और कोस में आ जाए। तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया CF प्लस में PI, कि CF जो हमारा था वो प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली इसी पे बेस्ड था कि जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, किसी भी फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल यूजिंग जनरल मेथड। तो हमने आज सीखा कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने उसका डेरिवेशन पढ़ा कि डेरिवेशन में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल आ रहा था, e⁻ax इंटीग्रेट e⁻−ax इंटू 5x dx, जिसमें 5 हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता था। तो ऐसे हम उसको सोल्व कर पा रहे थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, देखो हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा कॉची यूलर इक्वेशन हो गई या फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ पैरामीटर और अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, बस हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। तो मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपके कोई डाउट रहते हैं तो डाउट क्लास में मैं आपके सारे क्वेश्चन जो डाउट है उनको अलग से सोल्व करवा दूंगी। इसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।